नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद जी के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा है, उनकी कहानियाँ भी पढ़ी हैं। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की, हमारे जीवन की सच्चाइयों को उकेरा है। तो आज हम फिर से अपनी यादों को ताज़ा करते हैं उनकी कहानियों के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें उन्होंने एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया है जिसका अपने घर पर पूरा कमांड होता है, लेकिन विधवा होने पर उससे वो सब धीरे धीरे छिनता जाता है, उसके अधिकार छिनते जाते हैं और छीनने वाले उसके अपने ही होते हैं। चलिए कहानी शुरू करती हूँ मैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, 1 लड़की। 3 लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी, 1 पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ठानस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसको साड़ियाँ ला कर देती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकरी करता था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिख कर कुछ ना कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब के साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, किसी भी तरह की कोई बुराई या ऐब नहीं था जो माता पिता को जलाता है और कुल मर्यादा को डुबोता है। फूलमती घर की मालकिन थी, लेकिन घर की चाबियां बड़ी बहू के पास रहती थी। लेकिन फूलमती में ऐसा कोई स्वार्थीपन नहीं था कि ये मेरा है और इसको तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, जो कि इस एज में आकर के लोग बुढ़ापे में आकर के स्वार्थ ही हो जाते हैं तो सभी बच्चे उनसे चिढ़ने लगते हैं। ऐसा उसमें नहीं था। तो वो कलहशील जो बना दिया करते हैं लोगों को, वो चीज़ नहीं थी। किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक ना मांग सकता था। संध्या हो गई थी, पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है, ब्राह्मण भोज होगा, बरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियों चल रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, शाक सब्जी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई थी, लेकिन नियम के अनुसार ये सब सामान उसके पास होने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 ही बोरे क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक सब्जी, शक्कर, दही आदि में कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1। किसी ने मीन मेख ना की, यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है।
इसी वे क्यों कर स्वीकार कर सकती। कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में ना रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था, और घी भी 5 ही टिन मंगवाया था। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी स्वीकार ना की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई थी, और 3 बोरे के लिए 5 टिन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है, क्यों नहीं है? लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं ना। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप है। दूसरों को चाहे वे उसके पेट से जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? ये लौंडा तो इस मिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है। उसी ने मर मर के गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूं, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ की जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूंगी। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तब्दीली कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हो हर एक काम में किफायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी, तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीही पर भी किसी को अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे ना आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर वह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता था। बरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं, कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते उसकी। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रखती नहीं है। चलिए गृहस्थी चलाने, बद होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी बन पाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा, बहुत तिजोरी क्यों खोल रही है? मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली वो कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे ना बर्दाश्त होगा। वे झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? कौन सी चीज़ किस भाव में आई है और कितनी आई है, यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया?
अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो, मुझे हुक्म मिला, रुपए लाकर दे दो, रुपए ले जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी की मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक करके खबर लूंगी। तब देखेंगे कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला दूंगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चित ना बैठी थी। सारी परिस्थितियों को विचित्र दृष्टि से देख रही थी। कहीं सत्कार का कौन कौन सा नियम भंग हो रहा है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगत में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता है, 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सट कर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं मिली। पत्तल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया है। यही सब बातें नाक कटाने की ही तो हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं है। बहुत जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होंठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। बोरे भर नमक पीसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था। बर्फ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गई बर्फ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छींचा लेदर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुधी ना थी। सुधी कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत ना मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं है। अच्छा, फिर क्यों हलचल मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन सी ना रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब ना दिया। वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहरिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यही प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चिड़िया निकल आई है। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म का सत्यानाश हो गया होगा। फिर पंगत से क्यों ना कोई उठ जाएगा? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया कराया मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनाम हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानी पे बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ और कसर बाकी है? डूब मरो, सब के सब जाकर चिल्लू भर पानी में डूब मरो। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्यादा बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने क्यों कलंकित किया? शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही होगी। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा ही नहीं। कामता नाथ जो है वो कुछ देर तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूले, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं। आदमी पछता कर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीवी को मुझसे इतना सा काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि
देखकर तरकारी कढ़ाव में डाल दी, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी, हमारा क्या दोष। कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा ना मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टुकड़े उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टी बेहया की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों, किसी की चोरी की है? चीनी में चीटे, आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं, चुपके से चुईया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या क्या कहता है? मरी चुईया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामतानाथ हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं ना, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक को किसी से बचते नहीं। जरा सी चुईया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे, अपना सा मुंह लेकर चली गई। अब मैं दूसरा पार्ट जो है इसका अगली अपनी वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।